कल्पना कीजिए एक एमएसएमई है जो सालों की मेहनत से मतलब करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा है। ऑर्डर बुक फुल होती है उनकी। बिल्कुल, ऑर्डर बुक फुल है और विस्तार की बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं। लेकिन अचानक एक ही रात में उस कंपनी का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। और मजे की बात यह है कि इसका कारण कोई बाजार की मंदी नहीं होती। सही कहा, न तो ग्राहकों की कमी है और न ही कोई नया प्रतिद्वंदी मार्केट में आया है। कारण कुछ ऐसा है जिसे उनकी बैलेंस शीट पर कभी दर्ज ही नहीं किया गया, जो कि बहुत डरावना है। बहुत डरावना है। तो आज के इस विशेष गहरे विश्लेषण में हम व्यापार की दुनिया के उन्हीं अदृश्य खतरों को डिकोड करने वाले हैं। वो खतरे जो रातों रात किसी भी सफल व्यापार को तबाह कर सकते हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, एक तो है एमएसएमई रिस्क एमआरआई डेमो रिपोर्ट, जिसमें करियर जिनी नाम की एक असली कंपनी का डेटा है, और दूसरा है द ह्यूमन कैपिटल प्रिजर्वेशन गाइड। हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये विश्लेषण व्यवसाय को सुरक्षित रखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। बिल्कुल। और देखिए, व्यापार की दुनिया में एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि जब कोई कंपनी ग्रो कर रही होती है ना, तो पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ विकास यानी ग्रोथ पर होता है। हाँ, सेल्स कैसे बढ़ेगी, वही सुरक्षा या प्रोटेक्शन हमेशा पीछे छूट जाती है। ज्यादातर मालिक ये मानकर चलते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बिक्री बढ़ाना या सप्लाई चेन को मैनेज करना है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि असली खतरे तो अदृश्य होते हैं। बिल्कुल। और उन असली खतरों का तब तक आकलन ही नहीं किया जाता जब तक कि कोई बड़ा संकट एकदम दरवाजे पर दस्तक ना दे दे। और यही बात इस पूरे विषय को इतना गंभीर बनाती है। मतलब किसी भी समस्या का इलाज करने से पहले उसे देखना जरूरी है। सही बात है। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि अधिकांश एमएसएमई अपनी आमदनी बढ़ाने और रोजमर्रा के संचालन में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि रिस्क प्लानिंग उनके एजेंडे में सबसे नीचे होती है। एकदम नीचे। इसे समझने के लिए ना स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। 25 कर्मचारियों वाली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मामला लेते हैं। ये वाला केस बहुत दिलचस्प है। हाँ, अचानक उनकी मुख्य मशीनरी में एक बड़ी तकनीकी खराबी आ जाती है। इसके कारण पूरे 3 हफ्ते तक उनका उत्पादन ठप रहता है। अब सतही तौर पर देखने पर लगता है कि सिर्फ मशीन के पुर्जे बदलने का खर्च आएगा, है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अच्छा। देखिए, जब मशीन 3 हफ्ते के लिए रुकती है तो नुकसान सिर्फ उस मशीन की मरम्मत तक सीमित नहीं रहता। ये ना एक चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह काम करता है। एक के बाद एक चीजें गिरती हैं। एकदम सही। उत्पादन रुकने का मतलब है कि ग्राहकों के ऑर्डर्स में देरी होगी। जब बड़े क्लाइंट्स को समय पर माल नहीं मिलता तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में छिपे पेनाल्टी क्लॉज ट्रिगर हो जाते हैं। ओहो, कानूनी जोखिम पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो राजस्व का नुकसान हुआ है उसकी वजह से कंपनी को अपने कर्मचारियों का वेतन और बैंकों की ईएमआई चुकाने में भी संघर्ष करना पड़ता है। ये तो पूरा चक्रव्यूह है। स्रोत के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो अगर किसी फैक्ट्री में आग लग जाए तो नुकसान 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक जा सकता है, या सिर्फ मशीनरी खराब होने से ही 20 लाख से 2 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। बाप रे, ये तो एक ऐसा वित्तीय गड्ढा है जिससे बाहर निकलने में सालों लग सकते हैं। जी हाँ। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये स्थिति ना बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर गाड़ी चला रहा हो। उसे लग रहा है कि सफर बहुत सुहाना है, मौसम अच्छा है, लेकिन उसका ध्यान कार के डैशबोर्ड पर चमक रही लाल रंग की चेक इंजन लाइट पर बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो कि सबसे जरूरी है। वो लाइट चीख चीख कर कह रही है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन ड्राइवर सिर्फ अपनी रफ्तार पर मग्न है। ये एनालॉजी स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। लेकिन मैं इसमें एक कदम और आगे जाना चाहूंगा। बताइए। उस चेक इंजन लाइट को पढ़ने के लिए ना आपको एक डायग्नोस्टिक सिस्टम की जरूरत होती है। आप सिर्फ बोनेट खोलकर इंजन को देखकर बीमारी नहीं पकड़ सकते। हाँ, वो तो मैकेनिक का स्कैनर ही बताता है। बिल्कुल। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे इंसान के शरीर की अंदरूनी और छुपी हुई बीमारियों को पकड़ने के लिए मेडिकल एमआरआई होता है, ठीक वैसे ही व्यापार की सेहत जांचने के लिए एमएसएमई रिस्क एमआरआई काम करता है। ओके, तो ये एमआरआई करता क्या है? ये कोई साधारण चेकअप नहीं है। ये डायग्नोस्टिक टूल मुख्य रूप से 8 प्रमुख क्षेत्रों का बहुत गहराई से मूल्यांकन करता है। 8 क्षेत्र कौन से? इसमें शामिल हैं प्रमोटर रिस्क, लायबिलिटी रिस्क, एम्प्लॉय रिस्क, क्रेडिट रिस्क, एसेट रिस्क, मशीनरी रिस्क, सप्लाई चेन रिस्क और बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क। वाह, मतलब व्यापार का कोई कोना नहीं बचा। बिल्कुल नहीं। जब इन 8 पैमानों पर व्यवसाय को कसा जाता है
तब जाकर वो असली तस्वीर दिखाई देती है, जो अक्सर सीए की ऑडिट रिपोर्ट में भी छिप जाती है। ये 8 पिलर्स वाला ढांचा वाकई बहुत तार्किक लगता है। इनमें से कुछ चीजें जैसे एसेट और मशीनरी का जोखिम, ये बहुत आसानी से समझ में आता है। हाँ, वो तो दिखती हैं। राइट। अगर आग लग गई या मशीन टूट गई तो नुकसान साफ है, उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन यहाँ द ह्यूमन कैपिटल प्रिजर्वेशन गाइड हमें एक बिल्कुल अलग और हैरान करने वाली दिशा में ले जाती है, जो कि सबसे अहम हिस्सा है किसी भी व्यापार का। बिल्कुल। भौतिक संपत्तियों के नुकसान की बात तो हो गई, लेकिन उस नुकसान का क्या जो मशीनें चलाने वाले या व्यवसाय को दिशा देने वाले लोगों के अचानक न रहने से होता है। ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। गाइड इस बात पर बहुत जोर देती है कि देखिए, मशीनें बदली जा सकती हैं, इमारतें दोबारा बन सकती हैं, गोदाम का सामान फिर से खरीदा जा सकता है, पैसा देकर कुछ भी आ सकता है। लेकिन नेतृत्व, विशेषज्ञता और ग्राहकों के साथ जो रिश्ते एक इंसान बनाता है, क्या उसकी कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और यही वो अंधा मोड़ है जहां बहुत से व्यवसाय दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वे अपनी निर्जीव संपत्तियों जैसे कारखाने, कंप्यूटर, गाड़ियां, इन सब का तो करोड़ों का बीमा करवा लेते हैं, लेकिन जो उस व्यवसाय की असली संपत्ति है, यानी मानव पूंजी, उसे पूरी तरह भूल जाते हैं। जैसे प्रमोटर या पार्टनर रिस्क। एकदम सही। किसी एमएसएमई में प्रमोटर या मुख्य निर्णयकर्ता सिर्फ एक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं होता है। वो इंसान होता है जिसके दिमाग में कंपनी का पूरा विजन होता है, जिसके व्यक्तिगत संबंधों पर बड़े बड़े वेंडर टिके होते हैं। हाँ, और जिसके नाम पर बैंक लोन तक देते हैं। राइट। स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि अगर किसी प्रमुख निर्णयकर्ता या पार्टनर का अचानक निधन हो जाए या वो अक्षम हो जाए, तो सिर्फ एक कुर्सी खाली नहीं होती, पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। संचालन में तुरंत बाधा आ जाती है। बिल्कुल। और ग्राहकों का जो भरोसा सालों में बना था, वो रातों रात टूट सकता है। और सबसे बड़ी बात, बैंक और लेनदार घबरा जाते हैं, जिससे व्यावसायिक कर्ज चुकाने में तत्काल मुश्किल होने लगती है। और पार्टनरशिप फर्म में तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। हाँ, स्रोत में पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू बताया गया है। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो बचे हुए पार्टनर्स और मृतक के परिवार के बीच, जिनका व्यापार में कोई अनुभव नहीं है, स्वामित्व और मुनाफे को लेकर विवाद शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती है। और चलता हुआ व्यापार नीलाम हो सकता है। इसके समाधान के रूप में गाइड की मैन इंश्योरेंस और पार्टनरशिप इंश्योरेंस की बात करती है। साथ ही कर्मचारियों की वफादारी के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इंश्योरेंस का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। मैं यहाँ आपको थोड़ा टोकना चाहूंगी। जी, पूछिए। देखिए, एक करोड़ रुपए की मशीन है, उसकी कीमत तय करना बहुत आसान है। उसका एक बिल है, उसका डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है। हाँ, अकाउंटिंग का सीधा सा गणित है। राइट। लेकिन किसी संस्थापक या फाउंडर के खोने के वित्तीय नुकसान को कोई गणित में कैसे बांध सकता है? एक इंसान के दिमाग की कीमत बैलेंस शीट पर कैसे लिखी जा सकती है? ये तो बहुत ही अमूर्त बात हो गई ना। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और अक्सर बिजनेस मालिक यही सोचकर पीछे हट जाते हैं कि इंसान की क्या कीमत लगाएं। लेकिन अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो बीमा कंपनियां इसे भावुकता की नजर से नहीं देखती। वो इसके पीछे की शुद्ध गणित को देखती हैं। आज से तय होती है कि वो कंपनी के लिए कितना वित्तीय मूल्य पैदा कर रहा था। जब की मैन इंश्योरेंस की गणना की जाती है तो कई तरीके अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मुनाफे का गुणक तरीका। ये क्या होता है? मान लीजिए, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कंपनी के कुल मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपने विजन से लाता था। उद्योग के मानक अक्सर कहते हैं कि किसी नए व्यक्ति को ढूंढने, उसे प्रशिक्षित करने और ग्राहकों का भरोसा वापस जीतने में कम से कम 3 से 5 साल लग सकते हैं। बाप रे, 3 से 5 साल? हाँ, तो अगर वो व्यक्ति हर साल कंपनी को 20 लाख का शुद्ध मुनाफा दे रहा था, तो उसकी अनुपस्थिति के जोखिम का मूल्य कम से कम 60 लाख से 1 करोड़ रुपए आका जाएगा। मतलब ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। बिल्कुल। ये कंपनी को उस मुश्किल समय में एक बड़ी नकद राशि देता है, जिससे तरलता बनी रहती है। लिक्विडिटी आ जाती है एकदम। इस पैसे से कंपनी अपने संचालन को स्थिर कर सकती है, घबराए हुए कर्जदारों को तुरंत शांत कर सकती है कि भाई तुम्हारा पैसा सुरक्षित है, और एक नए योग्य व्यक्ति को ऊंचे वेतन पर नियुक्त करने का वित्तीय सहारा भी तो मिल जाता है। बिल्कुल। और पार्टनरशिप फर्म की जहां तक बात है, पार्टनरशिप इंश्योरेंस एक बाय सेल अग्रीमेंट को फंड करता है। ये बाय सेल अग्रीमेंट कैसे काम करता है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक पार्टनर नहीं रहता तो बीमा का पैसा मृतक के परिवार को उनका हिस्सा चुकाने के काम आता है।
ओ, ताकि वो बिजनेस में दखल ना दें। सही पकड़ा। और बचा हुआ पार्टनर बिना किसी कानूनी विवाद के पूरा व्यवसाय अपने नाम कर सकता है। इसलिए मानव पूंजी की सुरक्षा सिर्फ एचआर का काम नहीं, ये व्यापार के अस्तित्व की बुनियादी जरूरत है। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का तरीका पूरी तरह बदल देता है। यानी हम किसी इंसान की जिंदगी की कीमत नहीं लगा रहे हैं, हम उस राजस्व और स्थिरता का बीमा कर रहे हैं जो वो इंसान लेकर आता है। बिल्कुल। तो अब तक हमने इन सिद्धांतों को समझ लिया है, लेकिन हवाई बातें करने से बेहतर है कि हम ठोस डेटा पर बात करें। हाँ, असली रिपोर्ट देखते हैं। आइए देखते हैं कि असल जिंदगी में ये रिस्क रिपोर्ट कैसे दिखती है। स्रोत में करियर जीनी नाम की एक कंपनी का पूरा डायग्नोस्टिक दिया गया है। हमारे सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये 6 साल पुरानी एक प्राइवेट लिमिटेड सर्विस कंपनी है। और जब इस कंपनी के डेटा को इस डायग्नोस्टिक टूल में डाला गया, तो जो आंकड़े सामने आए वे किसी भी मालिक की नींद उड़ाने के लिए काफी है। मैंने देखे वो आंकड़े बहुत डरावने हैं। करियर जीनी का ओवरऑल रिस्क स्कोर 100 में से केवल 58 आया है। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इसे हाई रिस्क यानी उच्च जोखिम की श्रेणी में रखती है। 100 में से 58? अगर हम स्कूल के नजरिए से देखें तो शायद ये पासिंग मार्क लगे, लेकिन लाखों करोड़ों के व्यापार में ये एक बहुत बड़ा खतरे का सायरन है। बहुत बड़ा सायरन है। मैंने जब इस रिपोर्ट के रिस्क हीट मैप का अध्ययन किया तो पता चला कि इनका सबसे बड़ा खतरा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी रिस्क है, जो कि 11.79% है। और इस रिपोर्ट का जो सबसे आंखें खोलने वाला हिस्सा है वो है इनका प्रोटेक्शन गैप एनालिसिस। यह हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि प्रोटेक्शन गैप का असल मतलब क्या होता है। हाँ, बताइए। इसका मतलब है कि किसी विशेष खतरे से निपटने के लिए आपके पास आर्थिक सुरक्षा का कितना बड़ा कवर होना चाहिए था और असल में आज आपके पास कितना है। इन दोनों के बीच की जो खाई है ना, वही आपका प्रोटेक्शन गैप है। बिल्कुल। और रिपोर्ट बहुत ही बेबाकी से दिखाती है कि करियर जीनी के पास एसेट प्रोटेक्शन गैप पूरे 1 करोड़ रुपए का है। मतलब 1 करोड़ की संपत्तियां भगवान भरोसे हैं। बिल्कुल भगवान भरोसे चल रही हैं। इसके बाद लायबिलिटी प्रोटेक्शन गैप 15 लाख रुपए का है और प्रोमोटर प्रोटेक्शन गैप, जिसके गणित की हम अभी बात कर रहे थे, वो 67,50,000 रुपए का है जी। और रिपोर्ट खुद ही बता रही है कि ये 67,50,000 का आंकड़ा कैसे आया। ये उनके अनुमानित वार्षिक मुनाफे का ठीक 3 गुना है। इन सटीक आंकड़ों को देखकर यह साफ हो जाता है कि एक व्यवसाय के मालिक के रूप में सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हाँ, खतरा हो सकता है। हाँ, खतरे का साइज क्या है वो जानना जरूरी है। बिल्कुल। रुपए पैसे में वो कितना बैठेगा ये जानना बहुत जरूरी है। और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया में एक सर्टिफाइड एडवाइजर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। रिपोर्ट में जीबल नाम के एक प्रमाणित सलाहकार का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। अक्सर जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होती हैं वो सिर्फ समस्या बताकर आपको डरा देती हैं और छोड़ देती हैं। हाँ, उपाय नहीं बताती। राइट। लेकिन ये रिपोर्ट आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ती। ये हर खतरे के सामने एक इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप देती है, यानी कल सुबह सबसे पहले क्या कदम उठाना है। कुछ भारी तकनीकी शब्द स्रोत में इस्तेमाल हुए हैं जिन्हें डिकोड करना जरूरी है। जैसे लायबिलिटी रिस्क के लिए ये सिर्फ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस की सलाह नहीं देती। तो और क्या कहती है? ये कहती है कि हाई रिस्क कस्टमर टच पॉइंट्स की पहचान करें और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडेमनिटी क्लॉज की समीक्षा करें। अब आसान भाषा में ये इंडेमनिटी क्लॉज एक कानूनी वादा है कि अगर आपके काम से किसी तीसरे पक्ष को नुकसान होता है और वो मुकदमा ठोक देता है तो भरपाई कौन करेगा। और अगर ये क्लॉज सही नहीं है तो एक छोटा सा मुकदमा पूरी कंपनी को दिवालिया कर सकता है। बिल्कुल। इसी तरह बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क के लिए ये बिजनेस इंटरप्शन, जिसे फ्लॉप इंश्योरेंस भी कहते हैं, उसकी सलाह देती है। मुझे ये फ्लॉप शब्द बहुत दिलचस्प लगा। फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट। और ये एफएलओपी इंश्योरेंस ना अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला कवर है। लोग लेते ही नहीं ऐसे। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आग लगी तो बीमा कंपनी नई मशीन का पैसा दे देगी, बात खत्म। पर नई मशीन आने में तो टाइम लगेगा। वही, उस नई मशीन को आने, इंस्टॉल होने और फैक्ट्री को दोबारा चालू होने में जो 6 महीने लगेंगे, उस दौरान कंपनी जो मुनाफा कमा सकती थी उसका क्या? ओह, और जो फिक्स्ड खर्चे हैं जैसे किराया, वेतन, वो तो देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। फ्लॉप इंश्योरेंस उसी खोए हुए समय और मुनाफे की भरपाई करता है ताकि कंपनी सच में फ्लॉप न हो जाए। वाह। और इन तकनीकी समाधानों को देखकर एक बात स्पष्ट होती है कि आज के दौर में एक वित्तीय सलाहकार की जो परिभाषा है ना, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। हाँ, अब वो सिर्फ एजेंट नहीं रहे। बिल्कुल,
वे अब सिर्फ ये बताने वाले एजेंट नहीं रह गए हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, वे अब फाइनेंशियल रिस्क कंसल्टेंट बन चुके हैं जो कंपनियों को डूबने से बचाते हैं। और ये बदलाव समय की मांग है। बिल्कुल, जैसे हर साल कोई भी कंपनी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाती है, ऑडिटिंग होती है, टैक्स फाइल होता है, इसे कोई टालता नहीं है। हाँ, सीए के पास तो जाना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह हर साल एक रिस्क कंसल्टेंट के साथ बैठकर ये एमएसएमई रिस्क एमआरआई होना चाहिए, क्योंकि एक साल में आपका मुनाफा बढ़ता है, नई मशीनें आती हैं, तो आपका जोखिम भी तो बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब सलाहकार अब सिर्फ दौलत बनाने वाला नहीं है, बल्कि वो दौलत बचाने वाला भी बन गया है। बिल्कुल सही। लेकिन चलिए अब हाथी को कमरे से बाहर निकालते हैं। मतलब टैक्स की बात। हाँ, बिल्कुल टैक्स की बात। जब भी हम किसी व्यवसायी से इंश्योरेंस या रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई इससे मेरा टैक्स कितना बचेगा। ये तो भारत में हर किसी का पहला सवाल होता है। हमारे स्रोत विशेष रूप से आयकर से जुड़े हिस्से इस मानसिकता पर काफी रोशनी डालते हैं। तो क्या ये सच में टैक्स बचाता है? देखिए, भारतीय आयकर कानूनों के तहत ये एमएसएमई रिस्क एमआरआई रिपोर्ट दर्शाती है कि इंश्योरेंस एक बहुत ही शक्तिशाली टैक्स सेविंग टूल है। सरकार भी चाहती है कि एमएसएमई खुद को सुरक्षित करे, क्योंकि अगर एक बड़ी एमएसएमई डूबती है तो सैकड़ों नौकरियां जाती हैं। रिपोर्ट में भी बताया गया है कि सेक्शन 37(1) के तहत फायर, लायबिलिटी और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है, जिसका मतलब है कि ये पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम में से घटा दिया जाता है। और की मैन इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बिजनेस एक्सपेंस है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेच स्पष्ट करता है। वो टैक्सेबल क्लेम वाला पेज? हाँ, की मैन इंश्योरेंस में जब संकट के समय क्लेम की रकम कंपनी को मिलती है तो वो बड़ी रकम टैक्सेबल होती है। अब कोई सोच सकता है कि फिर इसका फायदा क्या? और रिपोर्ट खुद ही इसका बहुत अच्छा जवाब देती है। क्या? ये बीमा टैक्स बचाने के लिए नहीं, बल्कि संकट के उस नाजुक मोड़ पर कंपनी को वो जरूरी लिक्विडिटी या नकदी देने के लिए है जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, उस वक्त आप टैक्स की फिक्र थोड़ी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप कंपनी को डूबने से बचाने की फिक्र कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोप्राइटरशिप के लिए सेक्शन 80D के फायदे भी स्रोत में हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या हमें सारे कवायद सिर्फ सीए को खुश करने और टैक्स बचाने के लिए करनी चाहिए? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर कोई व्यवसायी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया अपना रहा है तो ये सरासर गलत नजरिया है। टैक्स का जो लाभ मिलता है वो केवल एक बाय प्रोडक्ट है। डायरेक्टर्स, पार्टनर्स और कर्मचारियों की सुरक्षा करना सिर्फ एक पॉलिसी खरीदने का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? यह व्यवसाय की निरंतरता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के बारे में है। टैक्स में बचाए गए चंद हजार रुपए उस समय कोई मायने नहीं रखते जब अचानक आए संकट से करोड़ों का नुकसान हो रहा हो। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये पूरी तरह से मानसिकता को बदलने की बात है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एमएसएमई को केवल बिक्री और उत्पादन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मशीनों के साथ साथ मानव पूंजी को सुरक्षित करना भी उतना ही जरूरी है। और हर साल एक वित्तीय जोखिम सलाहकार के साथ रिस्क एमआरआई का मूल्यांकन करना व्यवसाय के जीवनदान के लिए आवश्यक है। एकदम सही। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं जो लोग इस चर्चा से जुड़े हैं उन्हें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी जो स्रोतों में तो नहीं है लेकिन विषय को आगे बढ़ाता है। बताइए, क्या विचार है? आज के युग में जहां व्यवसाय तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रिमोट वर्कफोर्स पर निर्भर हो रहे हैं, भविष्य में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की परिभाषा कैसे बदलेगी? ये सोचने वाली बात है। अगर कल को कोई एआई सिस्टम कंपनी के सबसे बड़े राजस्व का जरिया बन जाए तो क्या भविष्य में हम की मैन इंश्योरेंस की जगह की एआई इंश्योरेंस देखेंगे? अरे वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हर आधुनिक व्यवसाय के मालिक को विचार करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के जोखिम आज के जोखिमों से बिल्कुल अलग होंगे। सही कहा। तो सुनने वालों को इस विचार के साथ छोड़ते हुए हम इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण का समापन करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अपना और अपने व्यापार का ख्याल रखें।